गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मुन्ना सर आप लोगों का इस क्लास में स्वागत है। आज क्लास 12th यानी क्लास 12वीं फर्स्ट ब्रांच प्रथम शाखा के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो क्लास 12th का फर्स्ट ब्रांच क्लास 12वीं की प्रथम शाखा है स्थिर वैद्युतिकी। क्या नाम है उसका? स्थिर वैद्युतिकी। स्थिर वैद्युतिकी। तो स्थिर शब्द का अर्थ समझते हो, जो स्थिर हो, जिसका चाल शून्य हो, जीरो हो, उसे हम लोग स्थिर कहते हैं। और वैद्युतिकी का मीनिंग होता है विद्युत आवेश। तो इस तरह से इस फर्स्ट ब्रांच का प्रथम शाखा का जो नाम है उसका अर्थ हो गया स्थिर विद्युत आवेश। स्थिर विद्युत आवेश यह नाम है, अर्थ है किसका? क्लास 12th के फर्स्ट ब्रांच का। तो नाम से ही स्पष्ट है क्लास 12th के प्रथम फर्स्ट ब्रांच में हम लोगों को क्या पढ़ना है? तो स्थिर विद्युत आवेश के बारे में पढ़ना है, यानी विद्युत आवेश क्या है इसके बारे में पढ़ना है। विद्युत आवेश के बगल में अगर कोई कण रख दी जाए तो उस पर इसका क्या प्रभाव होगा। इसके बगल में कोई वस्तु रख दिया जाए उस पर इसका क्या प्रभाव होगा, उसके बारे में पढ़ना है। तो स्थिर विद्युत आवेश के प्रभाव के बारे में पढ़ना है। स्थिर विद्युत आवेश का प्रभाव जहाँ तक होगा इसके चारों ओर, वह इसका क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? स्थिर विद्युत आवेश का क्षेत्र कहलाता है। तो स्थिर विद्युत आवेश के क्षेत्र के बारे में पढ़ना है। इसके क्षेत्र में किस बिंदु पर कितनी शक्ति होगी, कितनी शक्ति होगी, कितना वह मजबूत होगा या कितना कमज़ोर होगा, इसके बारे में पढ़ना है। साथ ही साथ जब किसी वस्तु पर स्थिर विद्युत आवेश का संचय होता है, जमा होता है, तो उसके साथ साथ ऊर्जा का भी संचय होता है। तो थोड़ा सा यह सुनने में लग रहा होगा अटपटा सा कि आवेश का संचय होगा तो उसके साथ ऊर्जा का संचय कैसे होगा। कल्पना करो कि कोई नदी है, नदी के किनारे में बांध है। अगर नदी में जल का संचय होना शुरू हो जाए तो जैसे जैसे जल का संचय होता जाएगा तो उसके साथ ऊर्जा का भी संचय होता है। जब जल का संचय बहुत अधिक हो जाता है तो उसके पास ऊर्जा का भी संचय बहुत अधिक हो जाता है और ऊर्जा के पास कार्य करने की क्षमता होती है। जब ऊर्जा बहुत होगा तो उसके पास कार्य करने की क्षमता भी बहुत होगी। तो कभी कभी सुनते होंगे कि जल बहुत ज़्यादा भर जाने के कारण, नदी में जल का संचय अधिक हो जाने के कारण बांध टूट गया। तो बांध टूटा कैसे? क्योंकि जल का संचय अधिक हुआ और जल के साथ ऊर्जा का संचय अधिक हुआ और ऊर्जा में कार्य करने की क्षमता होती है। तो जल में जो ऊर्जा था उसने बांध पर कार्य किया और बांध को तोड़ दिया। तो ठीक उसी प्रकार से अगर कहीं आवेश का संचय होता है तो उसके साथ साथ ऊर्जा का भी संचय होता है। तो किसी वस्तु में अगर आवेश का संचय है तो समझ जाएंगे, आवेश जमा है, समझ जाएंगे कि उसके पास ऊर्जा भी जमा है, ऊर्जा भी संचित है। इतना समझ में आ गया होगा। तो इस शाखा में क्या पढ़ना है जी? इस शाखा में हम लोगों को स्थिर विद्युत आवेश के बारे में पढ़ना है, स्थिर विद्युत आवेश के प्रभाव के बारे में पढ़ना है, स्थिर विद्युत आवेश के क्षेत्र के बारे में पढ़ना है, स्थिर विद्युत आवेश जब संचय होगा तो उसके साथ ऊर्जा का भी संचय होगा तो उसके बारे में भी पढ़ना है, संचित ऊर्जा के बारे में भी पढ़ना है। तो इस शाखा में क्या पढ़ना है समझ में आ गया होगा। तो अगर अब पूछा जाए कि स्थिर वैद्युतिकी क्या है, स्थिर वैद्युतिकी से क्या समझते हो, तो कहेंगे स्थिर वैद्युतिकी भौतिकी का, फिजिक्स का ब्रांच होता है, शाखा होता है। इसमें स्थिर विद्युत आवेश, इसके प्रभाव, इसके क्षेत्र और इससे संलग्न जुड़ा हुआ ऊर्जा के बारे में अध्ययन किया जाता है। फिर से सुन लोगे, अगर पूछा जाए स्थिर वैद्युतिकी क्या है, स्थिर वैद्युतिकी से क्या समझते हो, तो कहेंगे स्थिर वैद्युतिकी भौतिकी का, फिजिक्स का ब्रांच होता है, शाखा होता है। इस शाखा में, इस ब्रांच में स्थिर विद्युत आवेश, इसके प्रभाव, इसके क्षेत्र और
स्थिर विद्युत आवेश से संलग्न जुड़ी हुई ऊर्जा के बारे में अध्ययन किया जाता है। तो देखोगे स्थिर वैद्युत की इस शाखा के बारे में लिखा गया है। यह फिजिक्स का शाखा है, ब्रांच है। इसमें स्थिर विद्युत आवेश, इसके प्रभाव, इसके क्षेत्र तथा संलग्न ऊर्जा। संलग्न ऊर्जा क्या होती है? स्थिर आवेश से जुड़ी हुई ऊर्जा, स्थिर आवेश से जुड़ी हुई ऊर्जा और संबंधित घटनाओं के बारे में अध्ययन किया जाता है। तो स्थिर विद्युत आवेश से संबंधित जो घटनाएं घटित होती है उसके बारे में भी हम लोग अध्ययन करते हैं। कहाँ? तो स्थिर वैद्युतिकी में, जो फिजिक्स का 12th फिजिक्स का फर्स्ट ब्रांच होता है। तो अध्ययन की सुविधा के लिए इस शाखा को अर्थात स्थिर वैद्युतिकी को 2 अध्याय में बांट दिया गया है, 2 चैप्टर में बांट दिया गया है। तो पहला चैप्टर का नाम है विद्युत आवेश या कह सकते हो वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, और सेकेंड चैप्टर का नाम है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। तो देखा जाए इसे स्थिर वैद्युतिकी, तो स्थिर वैद्युतिकी के बारे में पहले बतलाया गया है। यह क्या है जी? यह फिजिक्स का शाखा है और अध्ययन के सुविधा के लिए इसे हम लोग 2 चैप्टर में 2 अध्याय में बांट दिए हैं। पहला अध्याय है वैद्युत आवेश, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, और दूसरा अध्याय है सेकेंड चैप्टर है स्थिर वैद्युत विभव, स्थिर वैद्युत विभव एवं धारिता, एवं धारिता कह सकते हो या तथा धारिता कह सकते हो। तो इतना समझ में आ गया होगा। अब हम लोग स्थिर वैद्युतिकी का विकास किस प्रकार से हुआ, इसके विकास में शुरू के दिनों में, आरंभ के दिनों में किन किन वैज्ञानिकों का मुख्य रूप से योगदान रहा, उसके बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। स्थिर वैद्युतिकी के विकास में जिन जिन वैज्ञानिकों का मुख्य रूप से आरंभ में योगदान रहा, उन वैज्ञानिकों का नाम है थेल्स। क्या नाम है? थेल्स। थेल्स यूनानी गणितज्ञ एवं दार्शनिक थे। इसके बाद आता है नाम विलियम गिलबर्ट का, विलियम गिलबर्ट का। उसके बाद थॉमस, कौन सा वैज्ञानिक? थॉमस। उसके बाद आता है ड्यूफे। कौन आता है? ड्यूफे। उसके बाद है बेंजामिन फ्रैंकलिन। इन साइंटिस्ट का, इन वैज्ञानिकों का आरंभ के दिनों में योगदान मुख्य रूप से रहा। तो एक एक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो थेल्स के बारे में जाने। थेल्स का नाम पहले तुम सुन चुके हो। यह क्लास 10th में मैथमेटिक्स में थेल्स प्रमेय के नाम से आता है। थेल्स एक महान गणितज्ञ एवं दार्शनिक थे। ये यूनान के रहने वाले थे। इन्होंने 600 BC यानी 600 ईसा पूर्व में पाया कि जब अंबर नामक लकड़ी को सिल्क के कपड़े या ऊन के साथ रगड़ा जाता है, किसे? अंबर नामक लकड़ी को सिल्क के कपड़े के साथ या ऊन के साथ रगड़ा जाता है, तो रगड़ा गया अंबर, रगड़ा गया अंबर हल्की वस्तु के छोटे छोटे टुकड़े को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। तो यहाँ हल्की वस्तु से किन वस्तुओं का अभिप्राय है? जैसे कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े, बिल्ली या खरगोश के बाल, ये सब हल्की वस्तु के छोटे छोटे टुकड़े में आते हैं। थेल्स 600 BC
यानी 600 ईसा पूर्व में देखा कि जब अंबर को सिल्क या ऊन के साथ या विरुद्ध रगड़ा जाता है तो रगड़ा गया अंबर हल्की वस्तु के छोटे छोटे टुकड़े को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो समझ में आ गया होगा। तो थेल्स ने क्या देखा, कब देखा और क्या देखा। थेल्स कहाँ का रहने वाला था? यूनान का। ये महान गणितज्ञ और महान दार्शनिक थे। इसे यूनानी विज्ञान के पिता भी कहा जाता है। 600 BC ईसा के जन्म के 600 वर्ष पहले उन्होंने देखा कि जब अंबर क्या है, लकड़ी का नाम है, को सिल्क कपड़े या ऊन के साथ या उसके विरुद्ध रगड़ा जाता है तो रगड़ा गया अंबर हल्की वस्तु के छोटे छोटे टुकड़े को अपनी ओर आकर्षित करता है। यह थेल्स ने पाया। इसके बाद हम लोग बात करेंगे विलियम गिलबर्ट का। तो विलियम गिलबर्ट 1600 ईस्वी में देखा कि बहुत सारे ऐसे वस्तु हैं जिनमें किसी एक वस्तु को दूसरे वस्तु के विरुद्ध रगड़ा जाता है तो प्रत्येक रगड़ा गया वस्तु हल्की वस्तु के छोटे छोटे टुकड़े को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो अब देखोगे जी, विलियम गिलबर्ट के अनुसार क्या हो गया कि बहुत सारे ऐसे वस्तु हैं जिनमें से किसी एक वस्तु को दूसरे वस्तु के विरुद्ध रगड़ा जाता है तो प्रत्येक रगड़ा गया वस्तु हल्की वस्तु के छोटे छोटे टुकड़े को अपनी ओर आकर्षित करता है। जबकि थेल्स ने सिर्फ एक वस्तु के बारे में बतलाया था, वो था कौन? अंबर नामक लकड़ी के बारे में बतलाया गया था। और उन्होंने फिक्स कर दिया था कि अंबर को जब सिल्क या ऊन के साथ रगड़ा जाता है तब ऐसा होता है। लेकिन विलियम गिलबर्ट ने क्या कहा कि बहुत सारे ऐसे वस्तु हैं, उनमें से किसी एक वस्तु को दूसरे वस्तु के विरुद्ध रगड़ा जाता है तो प्रत्येक रगड़ा गया वस्तु हल्की वस्तु के छोटे छोटे टुकड़े को अपनी ओर आकर्षित करता है। समझ गए होंगे। विलियम गिलबर्ट ने एक और जानकारी दी। इन्होंने कहा
कि रगड़ा गया वस्तु जो हल्की वस्तु के छोटे छोटे टुकड़े को अपनी ओर आकर्षित करता है तो उस रगड़े गए वस्तु के पास वैद्युत आवेश होता है या विद्युत आवेश होता है। फिर से सुनोगे, विलियम गिलबर्ट ने कहा कि जो रगड़ा गया वस्तु हल्की वस्तु के छोटे छोटे टुकड़े को अपनी ओर आकर्षित करता है उस रगड़े गए वस्तु के पास विद्युत आवेश होता है। अब हम लोग प्रसिद्ध वैज्ञानिक थॉमस ब्राउन के बारे में बात करेंगे। थॉमस ब्राउन ने वस्तुओं को चार्जिंग आवेशित करने की विधि के बारे में बतलाया। वस्तुओं को कैसे आवेशित किया जा सकता है, चार्ज किया जा सकता है, इसके बारे में बतलाया। और साथ ही साथ इन्होंने बतलाया कि रगड़ा गया वस्तु का जो आकर्षी गुण होता है, हल्की वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण होता है, उस आकर्षी गुण को इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी विद्युत कहा। क्या कहा? विद्युत कहा, इलेक्ट्रिसिटी कहा। किसने? थॉमस ब्राउन ने। तो थॉमस ब्राउन ने रगड़े गए वस्तु के आकर्षी गुण को इलेक्ट्रिसिटी अर्थात विद्युत नाम दिया। तो अब अगर पूछा जाए कि विद्युत शब्द के बारे में सबसे पहले किसने बतलाया, तो किसके बारे में हम लोग कहेंगे? थॉमस ब्राउन ने। अगर कहा जाए विद्युत आवेश जो शब्द है उसके बारे में सबसे पहले किसने कहा, तो विलियम गिलबर्ट ने कहा था। उन्होंने कहा था कि रगड़े गए वस्तु के पास विद्युत आवेश होता है जिसके कारण वह हल्की वस्तु के छोटे छोटे टुकड़े को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो थॉमस ब्राउन ने कहा कि रगड़ी गई वस्तु का आकर्षी गुण, तो आकर्षी गुण समझते हो, अपनी ओर आकर्षित करने का गुण। आकर्षी गुण इलेक्ट्रिसिटी अर्थात विद्युत है। क्या है? विद्युत है। तो थॉमस ब्राउन ने रगड़ी गई वस्तु के आकर्षी गुण को क्या कहा? आकर्षी गुण इलेक्ट्रिसिटी है। आकर्षी गुण क्या है? इलेक्ट्रिसिटी है, विद्युत है। अब हम लोग प्रसिद्ध वैज्ञानिक ड्यूफे के बारे में बात करेंगे। ड्यूफे ने कहा कि विद्युत आवेश इलेक्ट्रिक चार्ज दो प्रकार के होते हैं। तो इनका कहने का क्या अर्थ रहा होगा? तो इनका अर्थ था कि वस्तु के पास जो आवेश होता है वह दो प्रकार का व्यवहार करता है। इसका मतलब आवेश दो प्रकार का हो गया। तो ड्यूफे ने दो प्रकार के आवेशों का नाम क्या रखा? उन्होंने ग्लास को अंबर के साथ रगड़ा और देखा ग्लास भी हल्की वस्तु के छोटे छोटे टुकड़े को अपनी ओर आकर्षित करता है और अंबर भी हल्की वस्तु के छोटे छोटे टुकड़े को अपनी ओर आकर्षित करता है। इसका मतलब है कि ग्लास पर भी आवेश प्रकट हुआ है और अंबर पर भी विद्युत आवेश प्रकट हुआ है। तो ड्यूफे ने ग्लास पर प्रकट होने वाले आवेश को विट्रियस कहा। ड्यूफे ने ग्लास पर प्रकट होने वाले विद्युत आवेश को विट्रियस कहा और अंबर पर प्रकट होने वाले विद्युत आवेश को रेसिनस कहा। तो समझ में आया? तो ड्यूफे ने क्या कहा? विद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं और उन्होंने क्या किया? अंबर को ग्लास के साथ रगड़ा या ग्लास को अंबर के साथ रगड़ा और ग्लास पर प्रकट होने वाले आवेश को विट्रियस कहा और अंबर पर प्रकट होने वाले आवेश को रेसिनस नाम दिया। ड्यूफे जब ग्लास को अंबर के विरुद्ध रगड़ा जाता है तो ग्लास पर प्रकट विद्युत आवेश को
ग्लास पर प्रकट विद्युत आवेश को विट्रियस तथा अंबर पर प्रकट आवेश को रेसिनस कहा गया। तो इस प्रकार विद्युत आवेश, जिसे इंग्लिश में इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं, दो प्रकार के हो गए, विट्रियस और रेसिनस। विट्रियस और रेसिनस। जब ग्लास को अंबर के साथ रगड़ा जाता है तो ग्लास पर प्रकट आवेश क्या है, विट्रियस, और अंबर पर प्रकट आवेश क्या है, रेसिनस। तो इस प्रकार विद्युत आवेश दो प्रकार के हो गए, विट्रियस और रेसिनस। इसके बाद बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इन आवेशों के लिए संकेत अर्थात बीजगणितीय चिन्ह दिया ताकि आसानी से इस आवेश को वस्तुओं पर प्रदर्शित किया जा सके। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने विट्रियस आवेश के लिए प्लस संकेत दिया और रेसिनस आवेश के लिए माइनस संकेत दिया। तो क्या बतलाया गया, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने विट्रियस आवेश के लिए कौन सा बीजगणितीय चिन्ह दिया, प्लस, और रेसिनस के लिए कौन सा बीजगणितीय चिन्ह दिया, माइनस। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने विद्युत आवेशों के लिए बीजगणितीय चिन्ह दिया, बीजगणितीय चिन्ह दिया। तो किस प्रकार से दिया, विट्रियस के लिए क्या दिया, प्लस। तो विट्रियस ये क्या है, आवेश है, इसके लिए कौन सा दिया गया, प्लस। और रेसिनस के लिए क्या दिया गया, माइनस। क्या दिया गया, माइनस। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने विद्युत आवेशों के लिए बीजगणितीय चिन्ह दिया, विट्रियस के लिए क्या दिया, प्लस, रेसिनस के लिए दिया, माइनस। इससे फ़ायदा कितना बड़ा हुआ जी, अगर मान लो कोई वस्तु है, तो जैसे मान लो ये वस्तु है, इस पर विट्रियस आवेश है, कौन सा आवेश है, विट्रियस है, तो तुम सिर्फ प्लस इस पर दिखला दो तो समझ जाएंगे विट्रियस है। तो इस चिन्ह का प्रचलन इतना अधिक हो गया कि हम लोग विट्रियस और रेसिनस नाम भूल गए। आज हम लोग जानते हैं धन आवेश के नाम से और ऋण आवेश के नाम से, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के नाम से जानते हैं, जबकि रियल में ये प्लस संकेत है विट्रियस आवेश का, माइनस संकेत है रेसिनस आवेश का। लेकिन इसका प्रचलन इतना अधिक हो गया कि आज हम लोग अगर पूछता है कोई कि विद्युत आवेश का टाइप बतलाओ, वह कितने प्रकार के होते हैं, तो हम लोग सीधा कहते हैं धन आवेश और ऋण आवेश, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। विट्रियस और रेसिनस नहीं कहते हैं, लगभग इसका प्रचलन बंद हो गया है। तो इतना समझ में आ गया होगा कि शुरू के दिनों में किन किन वैज्ञानिकों का किस प्रकार से योगदान रहा। तो अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को फिजिक्स फॉर यू मुन्ना सर को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकॉन को भी दबा देंगे, ताकि इसके बाद जैसे ही वीडियो दिया जाएगा, अपलोड किया जाएगा, आपको तुरंत सूचना मिल जाएगी। तो अगले क्लास में हम लोग फिर मिलते हैं, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।